सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जिन जीफेंग शियाओ को भड़का रहा था ताकि वो इस बिलुओ लेक के रूल तोड़ दे, पर शियाओ उसके झांसे में नहीं आया और वो अपने साथी के साथ वहां से जाने लगा। पर जिन यून ने जाते जाते शियाओ को गाली दी थी और उसके स्टोन क्लेन पर इल्जाम लगाए थे, जिससे शियाओ इससे भड़क गया और उसने तुरंत उसे मार डाला था, जिससे जिन जीफे भड़क गया। उसने शियाओ को लड़ने के लिए चुनौती दी। वांग शी और बाकी सभी का ये पहले से ही प्लान था। वो शियाओ को मारना चाहते थे, पर शियाओ भी डरने वाला नहीं था। उसने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था और अपनी पावरफुल टेक्निक और थंडर पुल की मदद से जिन जीफे को हरा दिया था। पर अब वहां पर एक पावरफुल ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट हो गया था और जैसा हम सभी जानते हैं कि शियाओ ट्रिब्यूलेशन की मदद से ही अपनी पावर को बढ़ाता है, क्योंकि यही उसका दाव है। और अब हमें बताया जाता है कि एशियंट एरा में ब्रह्मांड के नियम और दाव पूरी तरह से कंप्लीट थे और सभी कल्टिवेटर को हेवनली ट्रिब्यूलेशन से होकर गुजरना पड़ता था। और उस समय एक ऐसा दिव्य प्राणी था जो गर्भ से नहीं जन्मा, बल्कि वह ट्रिब्यूलेशन से प्रकट हुआ था और लाइटनिंग पूल से उभर कर सामने आया था। उसने जन्म से ही लाइटनिंग को कंट्रोल किया और नियमों से जुड़कर वो लाइटनिंग एम्परर बन गया, जिसे थंडर एम्परर के नाम से भी जाना जाता है। उसकी शक्ति इतिहास में अनमेच्ड थी। वो लाइटनिंग को अपनी उंगलियों से नचाता था। 9 हेवन में वो ऐसे चलता था जैसे समतल जमीन हो और उसके हाथ उठाते ही हजारों बिजली गिरने लगती थी और उसकी सांसों में स्वर्ग का प्रकोप था। और फुली ग्रोन होने पर वो पूरे रियल्म पर राज करता और हेवन सुप्रीम एग्जीक्यूशन बनता। लेकिन उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि फॉरेन रियल्म के किंग्स उससे डरते थे। इसीलिए उन सभी ने साथ मिलकर अपनी इमोर्टल पावर को कंबाइन किया और इमोर्टल एशियन एरा के अंत में थंडर एम्परर को मार डाला, क्योंकि थंडर एम्परर अकेले लड़ रहा था और वो भेड़ियों की तरह झुंड में थे। फिर भी भेड़ियों ने शेर का शिकार कर डाला। भले थंडर एम्परर मर गया, पर उसका दाव अमर है जो इस दुनिया में अभी भी मौजूद है। और शियाओ भी उसी दाव पर चलते हुए ट्रिब्यूलेशन से होकर गुजरता है। और अब शियाओ उस ट्रिब्यूलेशन में कदम रख चुका था। अब वहां पर शियाओ के भाई शी और किन्हाओ भी आ जाते हैं। काओ युशेंग कहता है कि ये ट्रिब्यूलेशन मुझे काफी शांत नजर आ रहा है, पर इतनी शांति मुझे घबराहट का एहसास करवा रही है। शी और किन्हाओ दोनों वर्ड दाव रियल्म में पहुंच गए थे और वो दोनों सोच रहे थे कि इतना पावरफुल ट्रिब्यूलेशन वाकई काफी ज्यादा रेयर है, पर भाई ने इसे बुलाया है, इसीलिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। वांग कबीले का एल्डर कहता है कि सभी थंडर क्लाउड्स एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, पर कोई भी लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं हो रही। क्या ये कोई चाल चल रहा है? जिन जान बोलता है कि इसमें जबरदस्ती हेवनली ट्रिब्यूलेशन को बुलाया है। ये बिल्कुल हेवनली दावों की चुनौती देने जैसा है। देखते हैं कि आखिर ये आज कैसे जिंदा बचता है। तभी ट्रिब्यूलेशन रियल में एक्टिवेट हो जाता है, जो बिल्कुल 3000 प्रोविंसेस की तरह नजर आ रहा था, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। और जिन जान को गुस्सा आ रहा था। वांग शी इसकी वजह पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। इस पर जिन जान बताता है कि इस ट्रिब्यूलेशन का लेवल कल्टीवेशन की पावर और पोटेंशियल को दर्शाता है और ये एक एरा ट्रिब्यूलेशन है। लेकिन आखिर इसे ऐसा ट्रिब्यूलेशन क्यों मिला? वहीं शियाओ को हेवनली ट्रिब्यूलेशन मैनिफेस्टेशन में कई सारे पोर्टल खुल जाते हैं, जिनमें कुछ में इंसानों और फॉरेन रियल्म के राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था और सभी इंसान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे थे और विदेशी दुनिया के जीवों को मारना चाहते थे। सभी इस भयानक लड़ाई को देखकर हैरान थे। लिटिल बनी कहती है कि आखिर ये किस तरह का ट्रिब्यूलेशन है? क्या ये एक एरा ट्रिब्यूलेशन है? 9 हेवन एंड 10 अर्थ इसमें समाहित है और शियाओ को इसमें 9 हेवन एंड 10 अर्थ की आपदाओं का सामना करना होगा। बियान्यू कहती है कि प्राचीन कहानियों के अनुसार इस ट्रिब्यूलेशन की कोई रैंकिंग नहीं थी, बल्कि ट्रिब्यूलेशन काफी ज्यादा अजीब और खास है। ये इंसान के फ्यूचर की मुसीबतों को दर्शाता है, जिसका उसे भविष्य में सामना करना होगा। शियाओ भी तेजी से आगे बढ़ता है और वो 10 अर्थ ट्रिब्यूलेशन के फर्स्ट लेवल में पहुंचता है, जहां वो अपनी तलवार निकालकर तेजी से उन विदेशी दुश्मनों को मारने लगता है। एक सेकंड में वो कई सारे दुश्मनों को खत्म कर रहा था और कुछ ही पलों में सैकड़ों विदेशी दुश्मनों की लाशें बिछाने लगता है। ये देखकर यूलोंग कहता है कि अच्छा है कि हम वांग के दुश्मन नहीं बने। वो काफी ताकतवर है, लेकिन इस एंडलेस बैटल में एक ना एक दिन वो जरूर गिरेगा। पर शियाओ रुकने वालों में से नहीं था। वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। वांग कबीले का एल्डर जिन जीफेंग से कहता है कि इस लड़के को ध्यान से देखो। इस लड़के को अब जीनियस कहना काफी नहीं है, बल्कि अब ये एक मॉन्स्टर है जिसे कोई रोक नहीं सकता। जिन जीफेंग कहता है कि अगर ये लड़का जिंदा रहा तो ये फ्यूचर में हमारे कबीले के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। इस पर वांग कबीले का
एल्डर कहता है कि इसका मरना अफसोस की बात होगी, इसीलिए मैं इसे गुलाम बनाऊंगा और वो साउंड ट्रांसमिशन ताबीज को एक्टिवेट कर देता है। वहीं शियाओ के सामने अब 10 अर्थ ट्रिब्यूलेशन गेट कीपर आ जाता है जो काफी विशालकाय मोस्टर था और वो शियाओ पर अपने हाथ से हमला करने लगता है, पर शियाओ एक पावरफुल सोर्ड स्लेश से उसे काट डालता है। अब वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन के सेकंड लेवल एंट्रेंस से होते हुए लगातार आगे बढ़ने लगता है और सभी लेवल को पार करते करते शियाओ 8वें लेवल पर पहुंच जाता है और उसके बाद वो 9 हेवन ट्रिब्यूलेशन के पहले बाउंडलेस हेवन ट्रिब्यूलेशन और ग्रेट स्कारलेट ट्रिब्यूलेशन में पहुंचता है, जहां एक जायंट फिंगर से 3 फॉरेन एम्परर लीडर सामने आते हैं जिन्हें ट्रिब्यूलेशन के द्वारा मैनिफेस्ट किया गया था, जिनमें से एक एनजीओ होती है जो फॉरेन एम्परर थी। वो कहती है कि आखिर इस दुनिया के जीनियस कहाँ है और वो तीनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका ऑरा काफी ज्यादा भयानक था और तेज दबाव शियाओ पर पड़ने लग गया था। शियाओ हैरानी से कहता है कि क्या है पूरा स्पेस इसके कंट्रोल में है। एनजीए बोलती है कि अगर मुझे पता होता कि इस दुनिया का जीनियस सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा है तो मैं यहाँ पर नहीं आती, और वो इस जगह पर मौजूद सारे वेपन को अपने स्फीयर से कंट्रोल कर लेती है और उनसे शियाओ पर हमला करने वाली थी। शियाओ भी अपनी तलवार से कुनपेंग फॉर्मेशन बनाकर उन सभी वेपन अटैक को रोकने लगता है। वो अपनी पूरी शॉर्ट पावर का इस्तेमाल करके उन वेपन को काटने लग जाता है, पर एनजी अपने स्पीयर से शियाओ पर हमला करती है। शियाओ बाल बाल बच जाता है, पर वो स्पीयर नीचे मौजूद एक बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ रहा होता है जिसने एक नवजात बच्चे को गोद में लिया हुआ था। शियाओ ये देखकर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं होता और वो स्पीयर उन्हें मार डालता है। एनजीए कहती है कि तुम हेवन के खिलाफ लड़ना चाहते हो, फिर भी लोगों को बचाने की हिम्मत रखते हो। लड़के, तुम्हारा मन काफी ज्यादा विचलित है, और वो एनलान कबीले की स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाती है। शियाओ को भी एहसास हो जाता है कि ये एनलान कबीले की टेक्निक है। एनजीए कहती है कि लड़के, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगी, और वो उस स्पीयर से थाउजेंड्स ऑफ वेपन बना लेती है जो सभी इंसानों को मारने लग जाते हैं। और अब एनजीए का दूसरा साथी भी सामने आता है जो यूजिन होता है, जो भी फॉरेन एम्परर था। वो कहता है कि मुझे लाल रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो मरे हुए लोगों की एनर्जी को अपने पास लेने लगता है। शियाओ गुस्से में बोलता है कि तुम लोग मौत को दावत दे रहे हो, और वो तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो सीधा यूजिन की तरफ बढ़ रहा था, पर यूजिन अपनी उंगली से ही एक पावरफुल सर्किल अटैक से शियाओ को फंसा लेता है और आगे से गायब हो जाता है। शियाओ परेशान हो जाता है। एनजीए फिर से सामने आती है और कहती है कि लड़के, तुम्हें सिर्फ अपनी ताकत का ही इस्तेमाल करना आता है, और वो वापस से अपने सभी वेपन को एक साथ इकट्ठा कर लेती है, और यूजिन भी उसकी मदद करने के लिए एक पोर्टल खोल देता है जिससे वो दूसरे रियल्म से भी वेपन को वहां लाने लगते हैं। लाखों की संख्या में वेपन इकट्ठा होकर एक ड्रैगन का रूप बना लेते हैं और शियाओ पर हमला कर देते हैं। शियाओ जल्दी से एक प्रोटेक्शन शील्ड कास्ट कर लेता है जो उस ड्रैगन रूपी वेपन अटैक को रोकने लगता है, पर वो वेपन लाखों में थे, इसीलिए वो शील्ड सभी को रोक नहीं पा रही थी, और वो वेपन शियाओ की बॉडी को चीर रहे थे, इसलिए शियाओ की बॉडी पर कई सारे घाव आने लगते हैं और वो पूरी तरह से खून से सन जाता है। और अब तीसरा फॉरेन एम्परर भी अचानक शियाओ के पीछे आ जाता है। शियाओ को इसका एहसास हो जाता है और वो जल्दी से पीछे अटैक करता है, पर वो पीछे से गायब हो जाता है और अचानक शियाओ के सामने आ जाता है। शियाओ को उसमें अपने एंसेस्टर नजर आते हैं जो उसे कह रहे थे कि वांग, तुमने मुझे निराश किया, तुम इंपियल पास को नहीं बचा पाए। शियाओ इससे इमोशनल हो जाता है। थर्ड एम्परर उसे इल्यूजन में फंसा रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर एनजीए शियाओ पर पीछे से स्पीयर अटैक करके उसे और बुरी तरह से घायल कर देती है, और अब यूजिन अपने रिवॉल्वर मेथड का इस्तेमाल करता है जिससे वो शियाओ को ऊपर ले आता है। तभी थर्ड एम्परर गॉडेस लियू के रूप में उसके सामने आता है और कहता है कि छोटे लड़के, अब मैं मरने वाली हूँ और तुम भी, और हम दोनों डार्कनेस में चले जाएंगे। शियाओ जानता था कि वो थर्ड एम्परर है और वो उस पर हमला करने के लिए हाथ उठाता है, पर वो गॉडेस लियू की वजह से हमला नहीं कर पाता। एनजीए कहती है कि लोगों के प्रति अटैचमेंट होना एक आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है, और वो कई सारी जंजीरों से हमला करके शियाओ को बुरी तरीके से हड्डियों तक जकड़ लेती है, जिससे शियाओ को काफी तेज दर्द हो रहा था। और अब शियाओ गुस्से में उन सारी जंजीरों को तोड़ देता है, पर वो अब और ज्यादा घायल हो चुका था। थर्ड एम्परर वापस से शियाओ के पास आ जाता है और उसे फिर से इल्यूजन दिखाने लगता है जिसमें वो अपनों की मौतों को देख रहा था। चारों तरफ सिर्फ खून था, वो किसी को भी बचा नहीं पा रहा था। स्टोन ग्रैंडपा और बाकी सभी मारे गए थे। काओ युशेंग की भी लाश पड़ी हुई थी और उसके पास लिटिल बनी बैठकर रो रही थी। शियाओ को लिंगर की याद आती है जो उसका इंतजार कर रही थी, और उसे भी उन फॉरेन एम्परर ने मार डाला था। यह देखकर शियाओ का सिर भारी हो जाता है। तभी उस पर वापस से स्पीयर से उसके पैर पर अटैक
ब्रेक होता है, शियाओ उस स्पीयर को अपने ही हाथ से बाहर निकाल लेता है। तभी उसे फिर से थर्ड एम्परर सामने नजर आता है, जो उससे कहता है कि तुम अपने चारों ओर देखो, जिन्हें तुम बचाना चाहते थे उन्हें बचा नहीं पाओगे, क्योंकि यही फ्यूचर है। इंपियल पास नष्ट हो जाएगा, जिसमें उसके सीनियर भी मारे गए थे, जो युद्ध में उसके साथ मारे गए थे। शियाओ की आंखें कांप उठती है कि ये पास्ट नहीं है बल्कि फ्यूचर है, जो आगे चलकर घटित होने वाला है। यूजिन कहता है कि आखिर तुम्हें समझ आ ही गया। एनजिए कहती है कि हम शाही कबीले के लोग इमोर्टल किंग्स के वंशज हैं, हम में से हर कोई जीवित प्राणी है, हमारे हाथों मरना ही तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है। अब थर्ड एम्परर भी सामने आ जाता है, जिसका नाम डुआनमू यांग होता है। वो कहता है कि तुम सिर्फ जो अराजकता में जन्मे और दुखों में पले बढ़े, फिर भी इन बेकार की चीजों का बोझ उठाते हो। वो इमोशन को कंट्रोल करता था, यही उसकी पावर थी। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।